हेलो, नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र है। मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स पर। हम लोग 12th की फिजिक्स को कर रहे थे और हमने अभी तक जो चीज़ें जानी थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, अनुगमन वेग क्या होता है इसके बारे में हमने जानी थी। ड्रिफ्ट करंट के बारे में भी हमने थोड़ा सा जाना था। इसके अलावा हमने रिलैक्सेशन टाइम सीखा था क्या होता है। इसके अलावा मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ क्या होता है, इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी ली थी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पुराने वीडियोस को जरूर जाकर देखिएगा, है ना। ठीक है, आवाज आ रही है ना। चलिए, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वह है कलर कोडिंग, यानी जो रेसिस्टर होते हैं तो रेसिस्टर को नंबरिंग कैसे दी जाती है। हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रेसिस्टर कितनी वैल्यू का है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू तो रही होगी। यानी जैसे मैं कहता हूं कि भाई 300 ओम का रेसिस्टर है तो 300 ओम मार्केट से खरीद के लाऊंगा तो कैसे बता पाऊंगा कि 300 ओम का रेसिस्टर है। इसी के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे रेसिस्टर की आवश्यकता है 300 ओम की। अब अगर 300 ओम के रेसिस्टर की आवश्यकता है, 300 ओम के रेसिस्टर की आवश्यकता है, तो रेसिस्टर दो चीजों से बनाए जा सकते हैं। मैं आपको दोबारा से मैं एक और बात बताता हूं समझाने की। अगर मैं मार्केट से रेसिस्टर लाया और मैंने सोचा कि भैया मैं पंखे में लगा दूं, आपने कहा ठीक है लगा दीजिए। अब ये 300 ओम का रेसिस्टर, क्योंकि हमें पता है ये जो मेटल्स का बना होगा, अगर ये रेसिस्टर प्रतिरोध धातुओं का बना होगा तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जो पंखे में रेसिस्टर लगाया है उसकी वैल्यू तो गलत आने लगेगी। मार्केट से भले ही 300 ओम का लाया था, लेकिन भैया पंखे का टेम्परेचर बढ़ गया तो 500 ओम दिखा रहा है, हमारे लिए नुकसान हो गया। हमने इस सेमीकंडक्टर्स का बना दिया, तो सेमीकंडक्टर का बना तो सकते हो, पर प्रॉब्लम क्या है अर्धचालकों के साथ कि तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध कम हो रहा है, सही बात है, लेकिन इनका रेसिस्टेंस फिर से बदल जाएगा। 300 का लेकर आए थे 150 ओम रह गया या 200 ओम रह गया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि हम 300 का लेकर आए और अगर मैं पंखे में लगा दूं तो ये हमेशा 300 ओम का काम करता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या प्रतिरोध रेसिस्टर किस चीजों के बनाए कि वो अपनी वैल्यू को कभी चेंज ना करें। रेसिस्टर आखिर प्रतिरोध बनते किस चीज के हैं, जो मार्केट से लेकर आते हैं रेसिस्टर, वो आखिर बनते किस चीज के हैं, इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। और यही हमारा आज का टॉपिक है कि रेसिस्टर आखिर बनाए किस चीजों के, रेसिस्टर आखिर किस चीजों के बनाए जाए। देखिए, अगर मैं रेसिस्टर की बात करूं तो प्रतिरोध बनाने के दो तरीके हैं। रेसिस्टर यानी प्रतिरोध बनाने के दो तरीके हैं। पहला, हमारे साथ दिक्कत ये थी पहली कि हम टेम्परेचर बदलने के साथ उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए थी। यानी ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं तो जिसको हम कहते हैं एलॉयज। आप चाहें तो इसको एलॉयज का बना सकते हैं। एलॉयज मतलब मिक्स्ड, जो मिक्स्ड मेटल्स होते हैं, मेटल्स वगैरह को मिक्स से बनाते हैं, उन सब से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नानिन हो गया, नाइक्रोम हो गया। ये जो तीनों मटेरियल हैं ये कुछ इस तरीके के मटेरियल हैं हुज रेसिस्टेंस, जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ नहीं बदलता, जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ नहीं बदलता। मेरी बात समझ रहे हो। तो अगर मैं रेसिस्टर लेकर आऊंगा तो मैं चाहूंगा भैया वो 300 ओम का रेसिस्टर अपनी 300 ओम का प्रतिरोध अपने मान को ना बदले, भले तापमान बढ़े या तापमान घटे। मेरे घर में वो हमेशा, जब ठंडों में चलाऊं तब भी उतना ही हो, गर्मियों में चलाऊं तब भी उतना ही हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो। तो इसके लिए आप चाह सकते हैं कि आप इन तीनों मटेरियल के आप बना लें, ताकि इन तीनों मटेरियल का हम जानते हैं क्योंकि इनका तापमान बदलने से इनकी प्रतिरोधक मतलब प्रतिरोध पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज को हमने कल भी जाना था। तो एक तरीका तो मेरा यह है कि इस चीज को हम बना लें। बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या इसके साथ नुकसान है। पहली चीज, एक तो ये लार्ज साइज होते हैं। लार्ज साइज का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़े होते हैं।
बड़े होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसका 300 ओम का रेसिस्टर बनाओगे तो भैया बहुत मोटा बन रहा है। अब अगर मैं पीसीबी में लगाऊंगा इसे, तो इतना बड़ा मोटा रेसिस्टर कैसे लगा पाऊंगा? तो रेसिस्टर लगाने मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है, एक तो लार्ज साइज इसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं, एक तो ये लार्ज साइज हो सकते हैं, ठीक है ना, और दूसरी बात ये होती है कि अगर मैं बात करूं, दूसरी चीज ये हो सकती है कि इसमें बहुत हाई रेसिस्टेंस, यानी वेरी हाई रेसिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहता हूं मुझे बहुत ज्यादा प्रतिरोध बनाना है, तो इसके अंदर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, तो बनाना मुश्किल है। बहुत बड़ा साइज हो रहा है छोटे में ही, तो आप बहुत बड़ा रेसिस्टर तो इसके सिर्फ बना नहीं सकते। तो अगर मुझे बहुत बड़ी वैल्यू का रेसिस्टर बनाना है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपने कहा 35 × 10⁻⁹ ओम का रेसिस्टर बनाना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इन चीजों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि एक तो लार्ज साइज थे और इनका रेसिस्टेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था बहुत बड़ा बनाना। तो अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? और मेरी प्रॉब्लम जो सॉल्व करेगा वो होगा कार्बन के रेसिस्टर बनाना। यानी कार्बन एक बहुत अच्छा मटेरियल हो सकता है, कार्बन बेस्ड हम रेसिस्टर बना सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं, कार्बन बेस्ड रेसिस्टर पे। इसलिए आप कभी अगर अपनी 12th क्लास की अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो आपने कभी सुना होगा, कलर कोडिंग जब पढ़ते हैं, कलर कोडिंग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमेशा और हमेशा कार्बन की कलर कोडिंग होती है। देखिएगा उसमें लिखा होगा कार्बन कलर कोडिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ आप कार्बन बेस्ड रेसिस्टर बना सकते हैं। फायदा क्या है इसमें? फिर से वही बात, फायदा क्या है, एडवांटेजेस क्या है? एक तो स्मॉलर साइज है, स्मॉलर या कॉम्पैक्ट साइज होता है, यानी बहुत छोटे साइज में बन जाते हैं। वही जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो आपकी बार क्या हो गए, एडवांटेजेस हो गए। दूसरा, वेरी हाई वैल्यू इज पॉसिबल, तो बहुत हाई वैल्यू का, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज पॉसिबल। तो बहुत हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस भी क्या हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसलिए ये भी मेरी एक बहुत अच्छी खास बात है, ठीक है ना। तो हमने कहा ये दोनों मेरे फायदे, इसलिए हम जो रेसिस्टर इस्तेमाल करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्बन बेस्ड रेसिस्टर कहकर चलते हैं, और मेरे क्या होते हैं, कार्बन रेसिस्टर कहलाते हैं। अब मैं यही जानूंगा कि कार्बन रेसिस्टर के बारे में, बट ये ध्यान रखिएगा ये बहुत छोटे होते हैं, मार्केट में शायद आपने इन चीजों को देखा भी होगा। मिटा दूं, चलो। तो हमारा जो रेसिस्टर होता है वो कार्बन बेस्ड होता है। दूसरी बात, टेम्परेचर के साथ खास वेरी नहीं करता। दूसरी बात करें तो रेसिस्टर की जो कोडिंग होती है, ठीक है ना, जो कलर कोडिंग होती है रेसिस्टर की, वो उसको हम लोग कलर कोडिंग के नाम से ही जानते हैं। और हम ये देखेंगे कि इसकी कलर कोडिंग होती कैसे है। कलर कोडिंग हो सकता है आपको COLOR देखने को मिल जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कलर की स्पेलिंग। तो हमने दिखाना है कि भैया कलर कोडिंग कैसे करें, कार्बन बेस्ड कलर कोडिंग कैसे करें, कैसे नंबर दें, कैसे पहचानें कि कोई प्रतिरोध कितनी वैल्यू का है। अब रेसिस्टर होता बहुत छोटी वैल्यू का है, तो कैसे बनाए जाते हैं। तो रेसिस्टर की बात करें तो हमने कहा रेसिस्टर, मान लीजिए मैंने एक रेसिस्टर बना दिया, ये मेरे पास रेसिस्टर है। आपने अगर रेसिस्टर देखा नहीं है तो आप अपने घर के इक्विपमेंट, घर की कोई भी चीज खोलकर रेसिस्टर बहुत आसानी से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज के अंदर प्रतिरोध नाम की चीज लगी होती है। रेसिस्टर के अंदर 3 रिंग्स होती हैं। कैसी? एक रिंग ये हो गई, 2 रिंग ये हो गई, तीसरी रिंग ये हो गई, और एक चौथी रिंग और होती है। मैंने चौथा अलग से बोला है क्योंकि इसका काम भी कुछ अलग है, मैं आपको बता दूंगा इस कोडिंग का नाम क्या है। तो 4 कलर की रिंग्स होती हैं। हो सकता है आपको किसी में 5 भी देखने को मिल जाए, पर हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, हम 4 की ही बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस में इतना ही है। तो हमने 4 रिंग हो गई। पहली और दूसरी, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट। ये जो मेरी पहली रिंग है, फर्स्ट जो रिंग है, रिंग बोल देते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको रिंग्स हमारे NCERT बुक में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको रिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपना जो फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग ये है मेरी सेकंड रिंग। फर्स्ट और सेकंड रिंग क्या बताती हैं? ये दोनों बताती हैं आपकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि परिमाण, बताती हैं कि उस रेसिस्टर की परिमाण वैल्यू क्या है। परिमाण क्या है? परिमाण मतलब समझ रहे हैं, परिमाण या फिर नंबर बताती है
कि नंबर क्या है उस चीज का। जैसे मैंने कहा भैया 300 ओम का रेसिस्टेंस जो 300 है वो क्या कहलाएगा आपका, ये फर्स्ट दो रिंग्स बता देंगे। अगर मैंने कहा भैया 50 है तो 50 दोनों वैल्यूज बता देंगे। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्या चीज बताती है, मेरा मैग्नीट्यूड बताता है। अब थर्ड रिंग के पास जाते हैं। थर्ड रिंग क्या बताती है, थर्ड रिंग बताती है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ कि इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि भैया किसी की वैल्यू दे रखी है 35 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 ओम, तो ये जो 10 रेज टू द पावर 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम क्या बताएंगे, ये थर्ड रिंग बताकर चलेगी। ये मेरी क्या बताएगी, थर्ड रिंग बताएगी। तो ये मेरी क्या है, थर्ड रिंग है। ये दोनों क्या है, मेरी फर्स्ट रिंग, फर्स्ट और सेकंड रिंग, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, यानी फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग, और ये थर्ड नंबर क्या रिंग क्या बताएगी, मल्टीप्लायर बताएगी। अभी हम थोड़ी देर पे आ जाएंगे, मल्टीप्लायर बताएगी। और ये जो फोर्थ रिंग होती है ये मेरा क्या बताती है, टॉलरेंस बताती है। टॉलरेंस का मतलब समझाता हूं। कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ रेसिस्टर में गलती निकल सकती है। हो सकता है रेसिस्टर में गलती 5-10% की हो, या हो सकता है रेसिस्टर में गलती 10-20% की, 20% की हो। तो ये जो गलतियां होती हैं छोटी छोटी, इसको हम किस टॉलरेंस के नाम से बताते हैं। मतलब हो सकता है रेसिस्टर से +5 और 10% कम ज्यादा हो, और टॉलरेंस हमेशा किस में होता है, परसेंटेज की वैल्यू में होता है, परसेंटेज में होता है। और इस तरीके से हम किसी की भी कलर कोडिंग को दर्शा सकते हैं। ये मेरे कलर कोडिंग कर दर्शाने का तरीका है। इसी को हम क्या कहते हैं, कलर कोडिंग कहकर चलते हैं। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर हम आज के क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और समझाते हैं कि इसको याद भी कैसे रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे रख सकते हैं, लिख लिया आप लोगों ने। चलो, अब अगर ध्यान से देखें, अगर मैं अपने रेसिस्टर को देखूं कि रेसिस्टर में कलर कोडिंग कैसे की जाती है, तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो हमें फिगर में भी ये चीज दिखाई पड़ रही है। आप देखेंगे मेरे पास अलग अलग कलर की रिंग्स हैं। जैसे मेरे पास पहला कलर दे रखा है आपको, ऐसी सेकंड कलर दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहला कलर मेरे को देख रखा है, फर्स्ट इज लाइक ग्रीन है, सेकंड आपका ब्लू है, थर्ड आपका मल्टीप्लायर दे रखा है रेड कलर का, और आपको इसी तरीके से फोर्थ दे रखा है मेटलिक बैंड दे रखा है गोल्ड कलर का। तो ये 4 तरह की रिंग्स होती हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैंने आपको साइड में अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो तो कलर कोडिंग नाम का भी एक चीज आ रही है, और कलर कोडिंग को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग याद करने के लिए ट्रिक्स भी बना लेते हैं, तो आप भी इसमें ट्रिक्स बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। ट्रिक क्या होती है, तो ट्रिक होती है बीबी रॉय, बीबी रॉय, इसको पूरा ही लिखो। आप चाहे तो इसकी ट्रिक बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बीबी रॉय, मैं इसको थोड़ा पास पास लिख दूं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। बीबी रॉय हैज छोटा बना दिया क्योंकि इसका कोई खास, या बीबी रॉय ऑफ छोटा बना दिया। इसके बाद ग्रेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से लोग इसको याद रखते हैं। आप चाहे तो आप अपना भी एक तरीका अपना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके तरीके से हम जा रहे हैं। दिख नहीं रहा है आपको, ओके, दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो देखो, दोबारा से लिख देता हूं। बी रॉय हैज, सॉरी, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has very good wife। ये मेरे करने का तरीका है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमें याद रखना है।
जरा देखना हमारे पास कलर्स किस प्रकार से आए। अगर आप देखेंगे तो पहला जो बी है वो रिप्रेजेंट करता है ब्लैक कलर को। तो आप चाहें तो आप फिगर में भी साइड में जो टेबल आ रही है आप उस टेबल को भी देख सकते हैं। आप देखेंगे पहली वाली जो सीरीज दे रखी है वो किसकी दे रखी है, ब्लैक की दे रखी है। सेकेंड वाला जो कलर है वो किसका है, ब्राउन है। सेकेंड किसका है, ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड कलर की बात करें तो थर्ड कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, रेड को रिप्रेजेंट करता है, लाल रंग को दर्शाता है। अगले कलर की अगर मैं बात करूं तो अगला कलर दिखाता है आपको ऑरेंज। अगला कलर दिखाता है आपको ऑरेंज को। हमने कहा ठीक है, अगला है आपको ऑरेंज कलर। इसको और बड़ा कर दूं ताकि आपको ठीक है ना, ऑरेंज कलर को दिखाता है। नेक्स्ट कलर दिखाता है आपको ओ मिस कर गया मैं सीरीज को, बीबी रॉय ऑफ, ये दिखाता है आपको ऑरेंज कलर को। नेक्स्ट कलर दिखाता है आपको येलो कलर को। आपको दिख रहा है येलो कलर को, नहीं दिख रहा। ऑरेंज के बाद अगला दिखाता है आपको येलो कलर। अगला दिखाता है आपको ग्रीन कलर। इसके बाद दिखाता है आपको ब्लू कलर, ब्लू कलर। इसके बाद दिखाता था आपको वॉयलेट कलर। इसके बाद दिखाता है आपको ग्रीन कलर, वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर के दिखाता है आपको ग्रे कलर। नेक्स्ट होगा आपका व्हाइट कलर। और इस तरीके से मेरे अलग अलग जो कलर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं। आप इसको याद रख सकते हैं। आप चाहे तो टेबल को भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। मैं टेबल को ही डायरेक्टली याद रखता हूं, लेकिन आप चाहें तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। आप इस सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप याद करना चाहें तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, इस तरीके से याद रख सकते हैं। BBROY, इसके बाद GB, इसके बाद VG और W, इस तरीके से हम इसको भी याद रख सकते हैं। तो याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। कलर कोडिंग आपके एग्जाम से अगर मैं बात करूं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में फिगर बेस्ड क्वेश्चंस कम ही आते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको पढ़कर जरूर चले। जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन बोल दिया, लेट अस सपोज कि क्वेश्चन बनाकर दे दिया, मैं सबका मतलब भी बता देता हूं क्वेश्चन कैसे पढ़ा गया। जैसे मुझसे बोल दिया कोई रिंग बना दी, आपने कहा ठीक है, कोई रेसिस्टर बना दिया और रेसिस्टर में कोई क्वेश्चन दे दिया मुझसे कि पहली जो रिंग है वो मेरी है रेड कलर की। मुझसे कहा ठीक है, पहली जो दे रखी है मुझे रेड कलर की दे रखी है। दूसरी रिंग जो दे रखी है वो मुझसे बोल दिया ब्लू कलर की है। तीसरी रिंग की बात कर लें तो तीसरी रिंग दे दी मेरे को ग्रे कलर की। चौथी रिंग तो दे दी मेरे को, वो चौथी रिंग दे दी मेरे को सिल्वर कलर की। और मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि इस डायग्राम का मतलब क्या होगा, इस डायग्राम का मतलब क्या होगा, ये किसका रेसिस्टर होगा। तो फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर। आपको बताना है कि इसका रेसिस्टेंस कितना रहा होगा, इस प्रतिरोध बताना है इसका कि कितना रेसिस्टर रहा होगा। अगर मुझे इसका प्रतिरोध निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा पहला रेड। अगर आप अपनी टेबल में जाएं तो आप देखेंगे रेड के लिए 2 नाम का नंबर है। और मैंने आपसे कहा था फर्स्ट और सेकंड वर्ड, मैंने आपको कहा था फर्स्ट और सेकंड वर्ड, फर्स्ट सेकंड वर्ड, ये तो मैग्नीट्यूड बताते हैं। इसके बाद होता है मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर के बाद होता है टॉलरेंस, टॉलरेंस वैल्यू। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड वैल्यू की बात करूं कितनी है, तो रेड और ब्लू, और रेड और ब्लू को अगर आप अपने फिगर में देखेंगे तो आप देखिए सेकंड पर रेड है और ब्लू की बात करें तो 6 पर रे है। तो आपने बोला ये कितना हुआ, 2 और 6 यानी 26। मल्टीप्लीकेशन में क्या जाएगा, आपने बोला मल्टीप्लायर कौन से कलर का है, तो मल्टीप्लायर आपका ग्रे कलर का। अगर आप ग्रे में अगर शीट में जाए तो आप देखेंगे 10⁸ की वैल्यू दे रखी है, यानी 10⁸ वैल्यू दे रखी है। टॉलरेंस कितना है, तो आपने ये तो हुआ ओम में। आपने टॉलरेंस कितना है, टॉलरेंस को लिखते हैं ऐसे प्लस माइनस। प्लस माइनस ये दिखाता है कि हो सकता है रेसिस्टेंस ज्यादा हो सकता है इतना कम भी हो। अगर आप सिल्वर के लिए रेसिस्टेंस देखेंगे तो आप देखेंगे 10% की वैल्यू को दिखाया गया है, यानी इसके आगे लगा देंगे 10%, ये इसके रेसिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम कलर कोडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रतिरोधों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सीरीज बनाई। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये सब सीरीज बनाई ही क्यों, इसलिए बनाई कि कार्बन के रेसिस्टर बहुत छोटे होते हैं
और इतने छोटे रेसिस्टर पे कोई भी नंबर लिख पाना बहुत मुश्किल होता है। तो नंबर्स ना लिखते हुए हमने क्या की, उस वे क्या कर दी, रिंग्स बना दी, और रिंग्स के थ्रू हमने जान लिया कि हम बता सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या रही होगी। इस तरीके से हम रेसिस्टर की वैल्यूज को बता सकते हैं। ये मेरे रेसिस्टर की वैल्यू को बताने का तरीका होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टर्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप इस टेबल को जरूर नोट कर लें और इस टेबल को साथ ही साथ जरूर बना लें। ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम रेसिस्टर की कार्बन रेसिस्टर की हम कलर कोडिंग कर सकते हैं। ये मेरे कलर कोडिंग जानने का तरीका है। ठीक है, मिटा दूं, चलिए नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इस छोटे से टॉपिक को भी लिख लेते हैं। ये मेरा जो छोटा सा टॉपिक है इसको हम करंट डेंसिटी कह रहे हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को हम धारा घनत्व भी कहते हैं। धारा घनत्व, देखिए हमारे यहां अगर मुझे दो चीजों को स्केलर और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, हर एक चीज का एक स्केलर फॉर्म होता है, अदिश फॉर्म होता है, और दूसरा उसका सदिश फॉर्म भी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर जिस चीज को मैं पोटेंशियल कहता हूं, पोटेंशियल मतलब विभव, विभव मतलब क्या है, स्केलर राशि है, अदिश राशि है। तो पोटेंशियल स्केलर होता है, तो उसका वेक्टर फॉर्म क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, वेक्टर होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अपने यहां पर, तो हमारे यहां करंट क्या है, करंट है हमारे पास, धारा क्या है, स्केलर है ना, टेंसर या स्केलर। तो हमारे पास करंट का वेक्टर फॉर्म क्या बन जाता है। अगर मैं करंट के वेक्टर फॉर्म की बात करूं, या ऐसे भी बोला जाता है कि करंट का वेक्टर इक्विवेलेंट क्या है। अगर इंग्लिश वाले लोग होंगे तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मतलब इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए करंट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप बोल देंगे भाई करंट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे करंट डेंसिटी होगा, धारा घनत्व होगा। तो आपने कहा इसी तरीके से करंट का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इसी का एक वर्ड है, बस हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक नया वर्ड लेकर आ गए जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका मतलब बताता हूं क्या होता है। धारा घनत्व को लिखते हैं जे से, वेक्टर है ना। चलो करंट डेंसिटी बताता क्या है। करंट डेंसिटी क्या कहता है, करंट डेंसिटी कहता है कि मान लीजिए कोई वायर है, हमने कहा ठीक है, हमने कहा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ, लेट अस सपोज ये क्या है, काट का क्षेत्रफल, यानी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल क्या है, इस वाले क्षेत्र से कितना करंट, कितनी धारा निकल कर जा रही है, इस वाले क्षेत्र से, इस एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने करंट निकल कर जा रहा है, कितना करंट निकल कर जा रहा है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी कहते हैं। और करंट डेंसिटी की बात करें, धारा घनत्व की बात करें, तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ करंट, यानी धारा जितनी बह रही है, यानी करंट जितना बह रहा है, अपॉन में क्या होता है, एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो आपने कहा भैया ठीक है, करंट अपॉन एरिया, धारा अपॉन एरिया लिख दिया आपने। हमने कहा ठीक है, इसको अगर मुझे लिखना हो वेक्टर फॉर्म में या फिर इसको रिप्रेजेंट करना हो आपके फॉर्मूले के संबंध में, तो आप देखिएगा जे सिग्मा जो लिखते हैं उसको हम लोग लिखते हैं जे बराबर आई अपॉन एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या होता जाता है, एरिया वेक्टर कहा जाता है इसको। आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर का मतलब समझे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया। आपने ना ये क्या बात कर दी, मैं आपको बात समझाता हूं क्या है। देखो भैया, एरिया और एरिया वेक्टर में अलग अलग अंतर है, मेरी बात समझना, एरिया और एरिया वेक्टर में अलग अलग अंतर है। क्या अंतर है दोबारा से देखते हैं, ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूं। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसा।
एरिया वेक्टर क्या होता है, इस एरिया के जो परपेंडिकुलर होता है, एरिया के परपेंडिकुलर क्या कहता है, एरिया वेक्टर कहलाता है। इसका एरिया इस सरफेस में है और इसका वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर ये है। तो एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं, इस तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि करंट और एरिया, करंट एंड एरिया, मैंने मेरी बात समझना, करंट और एरिया ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। करंट एंड एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। होते ही और भी इस बात, भैया एरिया ये, इससे जितना करंट निकल रहा है परपेंडिकुलर होंगे। जबकि करंट एंड एरिया वेक्टर इज, एरिया वेक्टर में फर्क है। तो एरिया और एरिया वेक्टर बोलने से पहले सोच लेना, एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं। मैं आपको फिगर में भी बनाकर बता देता हूं। इतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस सबसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको तो इतना याद रखना है कि J इक्वल्स टू I अपॉन A। बट फिर भी अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। और करंट क्या है, ये करंट और एरिया वेक्टर का ये रिलेशन होता है। जबकि एरिया का ये क्या है, एरिया है, और एरिया के साथ ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर करंट है। ये एरिया वेक्टर है। इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं। तो मेरा जो ये चीज होती है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व जो होता है करंट डेंसिटी, उसको हम J इक्वल्स टू I अपॉन A कहकर चलते हैं। मिटा दूं भाई, मिटा दूं। आप अगर 12th की बुक्स को थोड़ा सा उठाकर देखेंगे तो आपको और अच्छी चीजें नजर आएंगी, है ना। बहुत सारी बुक्स को पढ़ने के बाद ये सब चीजें, छोटे छोटे रिलेशंस निकाले हैं जिससे आपको शॉर्ट में बहुत छोटी छोटी बहुत चीजें जो आपके काम की है वो निकाल सकूं। अगली बात करूं तो हमने कहा ठीक है, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो J बराबर होता है I अपॉन A। J बराबर क्या होता है, I अपॉन A। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं कितनी होगी, तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो यूनिट होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। चाहे तो आप इसकी डायमेंशन यानी विमा भी लिख सकते हैं, विमा लिखने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं इसकी विमा को लिखूं कितनी होगी, तो डायमेंशन होती है A अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो आप लिखेंगे AL-2, ये इसकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो चीजें हैं वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट, आगे चल के मैं इस चीज को बताऊंगा। इस फॉर्मूले को दोबारा लेकर आऊंगा। J बराबर एक फॉर्मूला और होता है, इसको सिग्मा E कहा जाता है। सिग्मा क्या है, सिग्मा को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टिविटी कहा जाता है, इसको चालकता कहा जाता है। तो ये क्या है, मेरा वर्ड चालकता है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये चीजें होती क्या है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। परंतु अभी के लिए इतने समझ लीजिए कि ये मेरे फॉर्मूले हैं। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इक्वल्स टू I अपॉन A, J इक्वल्स टू I अपॉन A, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो हमने इतनी बातें जान ली। अब हमें पता है कि R बराबर था रो L बाय A, जिसमें से रो क्या था, कांस्टेंट था। इसके बारे में मैंने ये भी लिखा था कि जो रो होता है जिसको हम रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। रो जो होता है ये किस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन, यह तापमान पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके साथ में किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल यानी पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी किस पर, तापमान पर और पदार्थ पर निर्भर करता है। इसके साथ ही साथ
अगर आपको मेरी एक और चीज याद हो, इसके साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि रेसिस्टिविटी लंबाई, एरिया, इन सब के बदलने से नहीं बदला करती है, क्योंकि रो क्या है, कांस्टेंट है ना। तो हमने कहा अगर इस चीज से नहीं बदलती है तो इसके अंदर लिख लेता हूं डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। तो ऐसा मत समझ लेना कि वायर की लंबाई दुगनी कर दी तो रेसिस्टिविटी रो चेंज हो गया, रो चेंज नहीं हुआ। तो याद रखिएगा डिपेंड ऑन शेप एंड साइज, है ना। उसी वायर को अगर लंबा कर दिया, मैं ये कह रहा हूं अगर अलग वायर जोड़ दोगे तो रेसिस्टिविटी अलग हो जाएगी, लेकिन अगर उसी वायर को लंबा कर दिया तब की बात करें। शेप एंड साइज जैसे लेंथ, एरिया एटसेट्रा। इसकी रो की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो रो था RA/L। फॉर्मूला देख के मत बता देना कि भाई इस पे डिपेंड करता है ना, रो कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। यूनिट की बात करूं तो कल भी लिखवाया था, यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ठीक है ना। तो मेरे पास रो निकल कर आ गया, इसी को हम रो कहते हैं। रो के बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक दो क्वेश्चन इस पर भी बने हुए हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को लेकर चले जाता हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर दो वायर है और दो वायरों को मैं सीरीज में जोड़ दूं, आपको पता हो कि अगर मैं दो तारों को सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ता हूं तो रेसिस्टेंस जो निकल कर आता है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध जो निकल कर आता है, रेसिस्टेंस वो निकलता है R बराबर R1+R2, R1+R2। और मुझे पता है अगर उनको पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू निकलती है R1R2/R1+R2। अभी पढ़ाया नहीं है पर मेरे ख्याल से आपने कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी अपने पास्ट में, भूतकाल में, है ना। तो अगर मैंने कहा कि अगर ऐसा ही बात है तो रेसिस्टिविटी के बारे में भी तो बात कर लें। लेट अस सपोज एक वायर है जिसका रो1 रेसिस्टेंस है ना, और मैंने कहा मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया। हमने कहा ठीक है जी, सीरीज में जोड़ दिया, हमने क्या किया, और जिसकी रेसिस्टिविटी क्या है, रो2 है। तो मैंने इन दोनों को वायर को क्या जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया। नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है ना। चलो, तो आपने कहा रो1 और रो2 है दो पदार्थ, इन दोनों को अगर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो पदार्थ जिनके, दो तार जिनके पदार्थ अलग अलग हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो सकता है ना भी पढ़ा हो, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दो तार हैं जिनके अलग अलग पदार्थ हैं, अलग अलग मटेरियल्स हैं, उन दोनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया। तो अगर उन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं देन इफेक्टिव रेसिस्टिविटी, तो परिणामी प्रतिरोधकता होगी, कनेक्टेड इन सीरीज। याद रखिएगा, सीरीज में जोड़ दिया तो क्या होगी इनकी इफेक्टिव रेसिस्टिविटी। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो इनकी इफेक्टिव रेसिस्टिविटी निकल कर आती है रो बराबर रो1+रो2/2। इसको अच्छे से याद रखिएगा, चाहे तो आप इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि दो तार जोड़ दिए, अलग अलग उनकी प्रतिरोधकता है, जोड़ने के बाद उनकी नई प्रतिरोधकता, नई रेसिस्टिविटी कितनी होगी, तो उसका फॉर्मूला होगा रो1+रो2/2। जबकि हम रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे तो रेसिस्टेंस होता है R बराबर R1+R2। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो अगर उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू ये निकलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने दो तारों को, मैंने बोला दो को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने उन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया, हमने कहा ठीक है, अगर इन दोनों वायर्स को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया और मैंने कहा अब बताइए इनकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी। लेट अस सपोज ये रो1 है, ये रो2 है, हम लिख दें टू वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन दोनों पदार्थों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इफेक्टिव रेसिस्टिविटी, तो परिणामी प्रतिरोधकता होगी देन इफेक्टिव। आ रही है ना भाई बात में, आ रही है कि नहीं आ रही है। इफेक्टिव रेसिस्टिविटी होगी। सभी चीजों के अच्छे से नोट्स बनाए आपके लिए है ना, नोट्स आपको ही समझ में आएंगे। तो आपने बोला रो कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू निकल कर आती है 2 इंटू
इसकी वैल्यू निकल कर आती है रो इक्वल्स टू 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को पैरेलल में जोड़ेंगे तब रेसिस्टिविटी ये होगी, सीरीज में जोड़ेंगे तब रेसिस्टिविटी ये होगी। इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनकी वैल्यू कितनी कितनी निकल कर आ जाएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं। तो मेरे पास दो चीजें और निकल कर आई हैं रेसिस्टिविटी के ऊपर। रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता लंबाई पर, एरिया पर, इन सब पर डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और साथ ही साथ डिपेंड करती है उस मटेरियल पर कि मटेरियल कौन सा है। मान लीजिए दो अलग अलग तार लेकर हम उन दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उसकी इफेक्टिव रेसिस्टिविटी हो जाएगी, प्रतिरोधकता हो जाएगी रो 1 प्लस रो 2 डिवाइड बाई 2। जबकि पैरेलल में अगर उनको जोड़ेंगे तो इस प्रकार से, तो इस तरीके से हम इन दोनों चीज़ों को लिख सकते हैं। तो ये मेरा पहला जो छोटा सा टॉपिक था वो रेसिस्टिविटी के ऊपर ही था। आज कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, उन्हीं पर बात करेंगे बस। अगली बात, ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं। दो तारों को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद, अभी रेसिस्टेंस नहीं पढ़ा है, रेसिस्टेंस पर हम अभी आएंगे जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है रेसिस्टिविटी का उल्टा कर दिया जाए, हाँ भी इतना भी हो सकता है। तो देखो रेसिस्टिविटी का उल्टा कहलाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को चालकता कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है 1 बाय रो। अभी सिर्फ फॉर्मूलेस है, कंडक्टिविटी पर हम आगे चल के और डिटेल में आएंगे। तो कंडक्टिविटी यानी चालकता का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। ऐसे ही हमने रेसिस्टेंस जाना था जिसको हमने प्रतिरोध कहा था, आर से डिनोट किया था। रेसिस्टिविटी की यूनिट हमने लिखी थी ओम, ओम लिखी थी, हम इसका साइन बनाया था ये ओम। रेसिस्टेंस का उल्टा कहलाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब होता है चालकत्व। चालकत्व की बात करें तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं और जी बराबर होता है 1 बाय आर। तो रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब चालकत्व। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है आपकी ओम इनवर्स, या फिर इसी को MHO मोह भी कहते हैं, या फिर इसको साइमन भी कहते हैं, साइमन भी कहते हैं। तो कुल मिला के ये मेरे फॉर्मूलेस बनते हैं। तो हमने कहा इन में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं मोम इनवर्स को साइमन लिखता हूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, साइमन अपॉन मीटर भी इसकी यूनिट हो सकती है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, परंतु इस तरीके से भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये तीन छोटे छोटे फॉर्मूलेज और आ गए, इनके पास हम डिटेल में अभी और चल रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप सीरियल वाइज लिखते जाइएगा, है ना। फिजिक्स मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा टॉपिक है और कोई भी चीज़ छोड़ने वाली नहीं होती है ना। तो आप ये मत सोच के चलने छोड़ दिए भैया, रैंकर्स में और पास होने वालों में बस इतना सा ही फर्क रह जाता है कि वो स्किप करते हैं क्वेश्चंस को, जबकि रैंकर्स जो होते हैं वो कभी भी किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करते हैं, कभी भी कोई टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। और जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रैंक के लिए पढ़ना चाहिए। तो उठ जाओ, जाग जाओ, अपनी आंखें खोल लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ ऊपर ले जा सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था, वह है सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा हमें कोई चीज़ ऊपर नहीं ले जा सकती। तो याद रखिएगा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिटा दूं? तो मेरे एक छोटे छोटे फॉर्मूलेस बनकर आए थे। चलिए अब हम आज का एक छोटा सा टॉपिक दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, लेकिन ओम्स लॉ को अब थोड़ा सा और डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम का नियम। ओम का नियम। करंट धारा बहती क्यों है, करंट के बहने का कारण क्या है। करंट के बहने का कारण होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। मेरी बात समझना, करंट के बहने का कारण क्या होता है, तो धारा यानी करंट, धारा के बहने का कारण, ये वो बहने नहीं है, बहने का कारण
हो सकता है मैंने बहने में कारण विभवांतर होता है। मैं आपको मतलब भी बताऊंगा क्या होता है। तो करंट फ्लो क्यों होता है, क्या कारण है कि धारा फ्लो होती है। मैंने कहा भैया एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कर गया। आपने बोला क्यों करंट फ्लो कर गया, तो इसलिए करंट फ्लो किया क्योंकि इसके इन दोनों पॉइंट्स पर क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस था, मैं आपको मतलब समझाता हूं कैसे। अगर मैं कभी ये कह दूं कि एक वायर ये है, इधर पर भी 5 वोल्ट का है और इधर पर भी 5 वोल्ट का है, -5 मत लिख देना, -5 लिख दोगे तो फिर अंतर हो जाएगा ना, +5 और -5 में 10 वोल्ट का अंतर हो जाएगा, फिर अंतर हो जाएगा। हमने कहा +5 वोल्ट और -5 वोल्ट, सॉरी +5 वोल्ट और +5 वोल्ट। अगर मैंने कहा +5 वोल्ट और +5 वोल्ट है, तो आप समझना इन दोनों के बीच में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा कितना होगा, तो इस जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा वी से, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। अगर दोनों वायर एक ही पोटेंशियल पर होंगे तो सेम पोटेंशियल के बीच में करंट कितना होगा, तो धारा कितनी होगी, 0 होगी। याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा तो करंट नहीं हो सकता। दुनिया भर में करंट इसलिए फ्लो करता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नहीं समझ आया, दोबारा बता दो। हमारे घरों में आ रहा है वोल्टेज कितना, 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है। वोल्टेज नाम की कोई चीज वास्तविकता में होती नहीं है, जो चीज होती है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल इसलिए बोल देते हैं क्योंकि एक पॉइंट को हम 0 पे कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज हर चीज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होती है, विभवांतर होती है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे घर में 220 वोल्ट आता है, तो 220 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि एक जो टर्मिनल, एक जो वायर होता है वो 0 वोल्ट पर होता है और एक जो वायर होता है वो 220 वोल्ट पर होता है, और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा वी कितना होता है, 220 होता है। इसीलिए हमारे घर में करंट होता है। आप ऐसा नहीं कर देना कि भाई दोनों 220 जोड़ दूंगा तो मेरे घर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट। ओम यही बात को कहते हैं, ओम कहते हैं कि जितना ज्यादा किसी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा किसी के बीच में अंतर होगा, उतना ज्यादा करंट होगा, उतना ज्यादा करंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि भैया एक है 0 वोल्ट पर, एक है 5 वोल्ट पर। आपने कहा ठीक है जी, डेल्टा वैल्यू बी की वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। आपने कहा इन दोनों के बीच में करंट, सॉरी इन दोनों के बीच में बहने वाला करंट कितना है, आपने कहा I1। आपने कहा ठीक है। और करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल, उच्च विभव से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। हाई पोटेंशियल से कहां जाता है, लो पोटेंशियल जाता है ना, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अगर डेल्टा वी इसके बीच में 5 वोल्ट आया तो लेट अस सपोज आई, हमने कहा ठीक है सर एक काम करते हैं, इसको हम 0 वोल्ट पर कर देते हैं और इसको अब कर देते हैं 10 वोल्ट पर। इसको कितने पर, 0 पर और इसको 10, यानी हमने क्या बढ़ा दिया, डेल्टा वी बढ़ा दिया, क्योंकि अब की बार डेल्टा वी क्या है, आपने लिखा 10 वोल्ट हो गया है। इसके बीच में करंट फ्लो होने वाला आपने लिखा I2। तो ये बात सीधी सी है, यानी I2 जो है वो I1 से हमेशा बड़ा होगा। यानी विभवांतर बढ़ने से, जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जिसे मैं 440 वोल्ट कहता हूं, तो 440 वोल्ट में करंट भी उतना ही होगा। आप कहें 11,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है, उतनी ही ज्यादा धारा भी होती है। यानी विभवांतर के बढ़ने के साथ धारा भी बढ़ती है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता जाता है, बढ़ने के साथ धारा भी बढ़ती जाती है ना। समझ में आ रही है, नोट डाउन करें। ईयरफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो। ठीक है ना, चलो अगली बात नोट डाउन कर लें, पानी वानी पी लियो। चलिए इतनी बात मुझे समझ में आई। ओम्स बस इतना ही कहता है कि डेल्टा वी जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा होगा, डेल्टा वी बढ़ेगा तो करंट भी उतना ही बढ़ेगा, डेल्टा वी बढ़ेगा तो करंट उतना ही बढ़ेगा। पर हो सकता है कुछ लोग और भी इंटेलिजेंट हो, कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ गया हो कि सर जी ट्रांसफार्मर भी तो एक चीज होती है, ट्रांसफार्मर में तो वी बढ़ता है तो आई घटता है,
क्योंकि उसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा आपने, है ना, जैसे पढ़ा होगा मेरे ख्याल से n1/n2 इक्वल्स टू v1/v2 इक्वल्स टू i2/i1। तो आप बोले उसमें कैसे ऐसे हो रहा था? बेटा उसमें होता है क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कांस्टेंट कांस्टेंट आपका पावर सोर्स है। कांस्टेंट पावर मतलब उसमें शक्ति नियत रहती है। अगर आपको पता हो ट्रांसफार्मर के अंदर ना ही पावर बदलती है इनपुट आउटपुट की, ना ही पावर बदलती है, यानी पावर जो इनपुट होती है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में जब पावर इनपुट होती है वो किसके बराबर होती है? पावर आउटपुट के साथ। इसी के साथ साथ आवृत्ति में भी फ्रीक्वेंसी जो इनपुट पर होती है वही कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी आउटपुट पर भी होती है। इन दोनों में ये कोई परिवर्तन नहीं करता। आपको क्या लगता है अगर कोई ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा होगा तो 11,000 वोल्ट वाला वोल्टेज कहाँ चला गया 220 तक का? ऐसा थोड़ी ना हवा में उड़ गया। ये बहुत बड़ा वोल्टेज है, हवा में थोड़ी ना उड़ा दोगे। तो वोल्टेज कम कैसे हो गया? कैसे कम होता है वोल्टेज? पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होती है ट्रांसफार्मर में। पढ़ा हुआ आपने तो आपको नॉलेज होगी, जो भी पढ़े बहुत अच्छा पढ़े, हर चीज का रीजन जरूर पूछें। साइंस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि साइंस पढ़ने का 4 पन्ने पढ़ लिए। साइंस पढ़ने का तो उसमें डीप में जाइए, अपने क्वेश्चन निकाल कर लाइए, क्वेश्चन करिए, दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों हुआ है, तभी तो आनंद आएगा। फिजिक्स फील करने की चीज है। फिजिक्स ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ पास करना है, पास थोड़ी ना करना है ना, सीखना भी है। हमने कहा पावर इनपुट पावर आउटपुट के बराबर होगी, इसका मतलब इनपुट वाला V1 I1 किसके बराबर होगा? V2 इंटू I2 के बराबर होगा। अगर आप कहते हैं कि आउटपुट में मुझे वोल्टेज कम चाहिए तो वोल्टेज तब कम होता है जब करंट बढ़ता है, यानी तभी तो इनपुट और आउटपुट बराबर रह पाते हैं। तो उस वाले केस में ट्रांसफार्मर अलग केस है। पर इन सभी केसेस में हम जब नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, किसी स्पेशल डिवाइस को छोड़ दिया जाए, तो डेल्टा वी बढ़ने से हमेशा करंट की वैल्यू हमेशा और हमेशा बढ़ती है। इसी को ओम्स लॉ के अंतर्गत लाया जाता है, इसी को ओम्स लॉ के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, तो अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डेल्टा वी जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपने बोला सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। हमने कहा कोई बात नहीं। आपने बोला सर फॉर्मूला तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। फिर से कह रहा हूं बेटा, वोल्टेज लिख सकते हो तब लिख सकते हो जब एक जीरो वोल्टेज पर हो, पर मैं इस चीज को ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इसे डेल्टा वी लिखें। तो डेल्टा वी ज्यादा अच्छा वर्ड है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पर एक्चुअली में ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इस निशान को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं वी, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। और आर क्या होता है? तो फिर आर के बारे में हम बहुत बड़ी भाषा में बता चुके हैं और मैं मर गया हूं बता बता के। रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध हो गया। तो डेल्टा भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी को हम बोलते हैं, तो जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाएगी। इसी को हम ओम्स लॉ कहकर चलते हैं। चलिए भैया ओम्स लॉ कहकर चलते हैं, यानी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। आपने बोला क्या सच बात है क्या? हमेशा सत्य है क्या कि विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी? मैं लिख भी देता हूं, कुछ लोग हिंदी मीडियम है तो आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो, क्योंकि कोई ना कोई डिसलाइक वाला मिल ही जाता है। विभवांतर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? विभवांतर बढ़ेगा तो हमने कहा धारा भी बढ़ेगी, धारा भी बढ़ेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान कैसा होता है? तो आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो बनता है वो ऐसे बनता है। लेट अस सपोज डेल्टा वी और आई के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। रट्टा मार लिया। हमने कहा ठीक है। आपने कहा यही होता है क्या? हाँ भाई होता तो है, लेकिन इस दुनिया के सभी डिवाइसेस सभी चीजें एक बराबर काम नहीं करती। अगर मैं कहूं कि क्या हमेशा हर चीज ओम्स लॉ का पालन करेगी? क्या हर चीज जो है वो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा? नहीं भाई, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। सभी चीजें ओम्स लॉ का पालन नहीं करती, सभी ओम के नियम का पालन। ये मतलब ये फॉर्मूला हमेशा के लिए सही नहीं है। या फिर आप ऐसे लिख दें कि आर बराबर डेल्टा वी बाई आई से आप निकाल दोगे तो ये हमेशा सच नहीं निकलेगा रेसिस्टेंस। तो हमने कहा सभी ओम के नियम का पालन नहीं करते। अब आपकी बात करते हैं ओम के नियम का पालन नहीं करते, कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इसमें से। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, जो अर्धचालक होते हैं, क्या वो ओम के नियम का पालन करते हैं? तो आपको टिक लगाना पड़ते, करते हैं या नहीं करते। आप इन्हीं में से पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं और यही छोटे छोटे कंसेप्ट आपकी बुक्स में दे रखे हैं, आप बस इन्हीं को सॉल्व करते जाओ। सभी ओम के नियम का पालन नहीं करते। यानी सब में
यानी सम में डेल्टा वी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है ये लागू नहीं होता। लागू नहीं होता इसका मतलब उन सब में कैसे लागू होता है, तो जरा देखते हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें लागू नहीं होती, या फिर मैं ये कह दूं जिसके अंदर आर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। ऐसे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जरा उनकी भी बात कर लेते हैं। चलो ओम्स लॉ में हम आ रहे हैं और ओम्स लॉ में हम चीजें पढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, ठीक है। चलिए भैया ठीक है, चलो देखते हैं। तो जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर की बात करें, अगर मैं कंडक्टर्स की, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। कंडक्टर्स मतलब जो चालक होते हैं, लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा तापमान मत कर देना। लो टेम्परेचर पर, कम तापमान पर सारे के सारे कंडक्टर्स डेल्टा वी और आई के बीच में कैसा ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर मुझे रेसिस्टेंस लिखना है कितना होगा, तो रेसिस्टेंस अगर आप ग्राफ पढ़ना जानते हैं तो आर बराबर रेसिस्टेंस निकालने का तरीका ग्राफ में कैसा होता है, आप थीटा ड्रॉ कर लीजिए और इसका जो स्लोप होता है, अगर आपने मेरा 11th क्लास पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि जो स्लोप होता है वो डेल्टा थीटा के बराबर होता है। सॉरी, स्लोप जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, डेल्टा वी बाय आई के बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो अगर मुझे कभी रेसिस्टेंस लिखना है किसी भी ग्राफ का तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो इनका पालन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर आर कांस्टेंट निकलता है, एक बराबर है ना, ये कांस्टेंट का डायग्राम है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं फॉलोज ओम्स लॉ। तो कम तापमान पर कंडक्टर्स किसका पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, यानी उसमें रेसिस्टेंस नहीं बदलता है ना। टेम्परेचर से तो बदलता ही है, पर हम अगर कंडीशंस को कांस्टेंट मान ले, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, उस वक्त क्या डेल्टा वी और आई के बीच में क्या होगा, तो ये हमेशा पालन करते हैं, यानी आर कांस्टेंट बना रहता है। ये मेरी पहली बात निकल कर आती है। अगली बात करते हैं, बहुत सारी बातें हैं छोटी छोटी। अब बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में ही। दिख रहा है, कंडक्टर्स के बारे में ही। एट हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है तो क्या रेसिस्टेंस कांस्टेंट बना रहता है, क्या आर, ये वाला फिगर ऐसे ही बनता है, क्या आर कांस्टेंट होता है, क्या डेल्टा वी बढ़ने से आई हमेशा बढ़ता चला जाता है, ऐसे ही आप जरा देख लें ऐसा होता है या नहीं होता है। अब कंडक्टर्स अगर हाई टेम्परेचर पे होते हैं तो वो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं कैसे, तो थोड़ी देर तक तो पालन करते हैं, इसके बाद ये डायग्राम जो ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे ना जाकर ऐसे हो जाता है। बढ़ तो रहा है लेकिन ओम्स लॉ का पालन नहीं कर रहा है, तो ये डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी रेसिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है। दूसरी बात, आर कांस्टेंट नहीं होता, इसमें क्या होता है, आर कांस्टेंट होता है, जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं, ठीक है। और कोई डिवाइस जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करते, चलो तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरे जो डिवाइसेस हैं उनको हम लोग कहते हैं गैसेस। गैसेस, चलो गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं। गैसें क्या करती हैं, डेल्टा वी और आई, अगर मैं गैसों का रेसिस्टेंस देखूं कैसे वेरी होता है, तो गैसों का रेसिस्टेंस जो होता है वो ऐसे वेरी होता है। गैसेस भी इसका पालन नहीं करती, कैसे, अगर आप देखेंगे इसमें भी ये भी डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, इनमें भी डेल्टा वी बढ़ने से आई नहीं बढ़ता या फिर आर कांस्टेंट नहीं होता, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ऐसे डिवाइसेस को हमारी फिजिक्स में नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ यानी आर कांस्टेंट नहीं होता, जबकि आर कांस्टेंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखें तो गैसेस एक खास मटेरियल है। क्यों, अगर आपको पता हो, अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो अगर आपने कभी ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो ये थीटा आएगा,
और अगर आपको पता हो कभी भी ग्राफ जब ऐसे बनते हैं तो ये ग्राफ किसको शो करता है, नेगेटिव को ग्राफ को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो इस वाले रीजन के लिए ये ग्राफ नेगेटिव रेसिस्टेंस को दिखा रहा है, मतलब ये किसको दिखा रहा है, ये इट शोज नेगेटिव रेसिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि ऋणात्मक प्रतिरोध को कौन दर्शाता है, ऋणात्मक प्रतिरोध को कौन दर्शाता है, तो आप लिख दीजिएगा ऋणात्मक प्रतिरोध को दर्शाने वाली गैसेस होती हैं। गैसों में एक जगह पर ऋणात्मक प्रतिरोध नाम की चीज भी हमें देखने को मिल सकती है, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा अगले डिवाइसेस हैं। तो कंडक्टर्स पालन करते हैं ओम्स लॉ का, लेकिन हाई टेम्परेचर पे नहीं करते। इसके अलावा गैसेस भी इसका पालन नहीं करती। इसके अलावा सेमीकंडक्टर लिखवा रहा हूं अगला, वो भी ओम्स लॉ का पालन नहीं करता, या फिर जिनका आर कांस्टेंट नहीं होता सारी कंडीशंस को कांस्टेंट करने के बाद भी, है ना। आ रही है बात समझ में। ये क्वेश्चन आपके में बन सकता है सेमीकंडक्टर का। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ है आपके सेमीकंडक्टर। ये आपने क्योंकि पढ़े हैं, सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहते हैं। खासकर क्वेश्चन डायोड से आता है, खासकर डायोड से क्वेश्चन आता है। अगर आपने कभी डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हो, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ समझते हो तो अपनी किताबों में जरूर देखना। आपको किताबों में एक ऐसा डायग्राम देखने को मिलेगा, और अगर आप देखें तो ये ओम्स लॉ का पालन तो नहीं कर रहा। ओम्स लॉ का पालन कौन से करते हैं, जिसमें ऐसा होता है, जिसमें आर कांस्टेंट होता है और डेल्टा वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पर ये भी ओम्स लॉ का पालन नहीं करता, यानी सेमीकंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वाली स्कीम नहीं लागू होती है। इसके अलावा आर जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, आर हमेशा बदलता जाता है, तो आर कांस्टेंट नहीं होता। इतनी सी बात। तो ये मेरे कुछ डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि ओम्स लॉ रट्टा मार लिए तो ओम्स लॉ हर जगह लग गया, हर जगह ओम्स लॉ का पालन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सब भी आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स में मिल जाएगा। खासकर एनसीईआरटी बुक्स को लेकर चल रहा हूँ। एनसीईआरटी बुक्स की हर चीज़ को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया बुक्स हैं, आप ज़रूर पढ़ें, है ना। चलो, पेपर इसी से आएगा। कोई भी बुक ने, कोई भी राइटर ने ठेका नहीं ले रखा है कि पेपर उन्हीं से आएगा, लेकिन हाँ एनसीईआरटी बुक से सिलेबस आएगा, उनका मान सकते हैं कि उन्होंने ठेका ले रखा है। चलो अगले की बात करते हैं। तो मेरे पास कुछ डिवाइसेस निकल कर आ गए हैं जो ओम्स लॉ का पालन करते भी हैं और जो ओम्स लॉ का पालन नहीं भी करते हैं। तो अलग अलग टाइप के डिवाइसेस अलग अलग जगह पर फॉलो होते हैं। मेरी बात ठीक है। चलो अगले की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ का पालन कर भी रहे हैं और ओम्स लॉ का पालन नहीं भी कर रहे हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक्स आएंगे वो है मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी प्रतिरोधों को मिलाएंगे तो प्रतिरोधों को मिलाने पर क्या असर पड़ेगा, उनको सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या असर पड़ेगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक्स बनेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर दे सकते हैं। इसके अलावा मैं ट्रिपलिंग फिजिक्स के नाम से आप लोग प्लीज़ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए ही कर रहा हूँ ये काम। ट्रिपलिंग फिजिक्स जो है टेलीग्राम पर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी इसी नाम से सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है इसी नाम से। इसके अलावा यूट्यूब पे तो आप मुझे देख ही रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों को लाइक वगैरह ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपको शेयर सब्सक्राइब करना है ना। मैं भी चाहता हूँ कि अच्छी जो सब आपको सबको पता है भाई, सब लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, सीधी सी बात है, झूठ क्यों बोलूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो आप शेयर और सब्सक्राइब करती रहिए ताकि ज़्यादातर मुझे मनोबल बना रहे, मुझसे इससे अच्छा लगता है कि भी मैं इन चीज़ों को करवा पाऊँ, है ना। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस को हम कल पढ़ेंगे। आज के टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है, अब हम आगे चलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस से। आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं यार। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उसको हमें बहुत जरूरी पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, इन सब चीज़ों को हमें जरूर बातें करनी है कि क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच।